भारतीय शिक्षा सोशल मीडिया मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भारतीय शिक्षा सोशल मीडिया के माध्यम से एक सकारात्मक विषयों का विचार करने का, विमर्श करने का ये जो मंच जिन कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद देता हूँ। आज मेरे लिए जो विषय का निर्धारण किया है वह है शिक्षा का भारतीयकरण। मैं शिक्षा का भारतीयकरण इस विषय पर अपने कुछ विचार रख रहा हूँ। ये भारतीयकरण यानी क्या, मैं यहाँ से अपने विषय को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो हम सब जानते हैं विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का अपने जन्म के साथ में ही एक स्वभाव मिलता है। यह स्वभाव लेकर के ही वह राष्ट्र जन्म लेता है और यह जो स्वभाव है वही उस राष्ट्र की चिति कहलाता है। ये राष्ट्र की आत्मा है। ये स्वभाव बदला नहीं जा सकता। यदि वह इस स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है या उसे जबरदस्ती बदलने के लिए विवश किया जाता है, तो भी वह बदलता नहीं है। उल्टे वह विकृत हो जाता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्र में अनावस्था फैल जाती है। प्रत्येक राष्ट्र की सारी जीवन की रचनाएं, संरचनाएं, व्यवस्थाएं इस चिति के आधार पर ही खड़ी होती है। उसके अनुरूप ही उनका निर्माण होता है और ये होना एक स्वाभाविक है। शिक्षा भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा दर्शन उस राष्ट्र के जीवन दर्शन के अधिष्ठान पर ही होता है, होना चाहिए, नहीं तो समाज में अनावस्था फैल जाती है। भारतीय शिक्षा दर्शन भारतीय जीवन दर्शन के अधिष्ठान पर ही होना चाहिए, परंतु दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहां ये नहीं है और इसलिए हमको ऐसे विषयों पर लगातार देश आज़ाद होने के बाद से लगातार कुछ चर्चा करनी पड़ती। सहज रूप से शिक्षा में अभारतीयता है, इसलिए भारतीयकरण करने की चर्चा करनी पड़ती है। इस पर विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है और यह भारत ही है जहां इतने वर्षों के बाद में भी इस विचार को सुनने वाले, विचार करने वाले एक बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान है। और ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये शिक्षा में अभारतीयता क्या है, जरा इसको समझना पड़े। और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने इतिहास पर यदि दृष्टि डालेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, करने की इनकी प्रक्रिया क्या रही और यदि हमें इसको ठीक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबको थोड़ा सा पीछे ले जाने का प्रयत्न करता हूं। भारत पर 1000 वर्ष से लगातार ये आक्रमण होते रहे हैं और इस आक्रमण के कारण से आक्रमणकारियों ने इस राष्ट्र रूपी वृक्ष को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पहले शक, हूण, कुषाण जैसी लड़ाकू जातियों ने, उसके बाद में मुगलों ने, तुर्कों ने, पठानों ने इसको समाप्त करने का एक प्रयत्न किया। परंतु हम सबको ध्यान में आएगा कि इन 800 वर्षों में इन सब आक्रमणकारियों ने जो इस देश को या इस राष्ट्र रूपी वृक्ष को समाप्त करने का प्रयत्न किया, तो
तो इस राष्ट्र रूपी वृक्ष की उन्होंने कुछ पत्तियां तोड़ी, कुछ टहनियां तोड़ी, परंतु उस राष्ट्र रूपी वृक्ष की जड़ें यह ठीक रही और इसलिए जैसे अनुकूलता मिली वैसे ही पुनः उन्होंने जीवन रस प्राप्त करके फिर से इस राष्ट्र रूपी वृक्ष को खड़ा कर दिया। परंतु ये जो 200 वर्षों का अंग्रेजों का कालखंड है, इस कालखंड में उन्होंने इस राष्ट्र रूपी वृक्ष की जड़ें, पत्तियां, टहनियां, इनको और तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि इस वृक्ष की जड़ों को काटना प्रारंभ किया। और उन जड़ों को काटने के लिए उन्होंने जो अपना प्रयत्न किया वह शिक्षा के माध्यम से किया। और हम सबको ध्यान में आएगा कि मुगलों ने इस देश पर जब आक्रमण किया तो शिक्षा को नष्ट करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के भवनों को नष्ट किया, वहाँ के जितने भी पुस्तकालय थे उनको जलाया, परंतु अंग्रेजों ने यह नहीं किया, इससे विपरीत किया। और विपरीत किया, उन्होंने नए नए विश्वविद्यालय प्रारंभ किए, नए नए पुस्तकें लिखी और उन सब पुस्तकों के माध्यम से भारत को पूर्ण रूप से बदलने का प्रयत्न किया। मैं समझने के लिए आपके सामने दो उदाहरण रखता हूँ, दो व्यक्तियों के कोटेशन रखता हूँ। वो कोटेशन जरा हमको अंग्रेज ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, उनका मूल उद्देश्य क्या था, वह हमको बहुत स्पष्ट अच्छी प्रकार से भली भांति समझ में आ जाएगा और हमको क्या करना चाहिए यह भी उसमें स्पष्ट हो जाएगा। मैं पहला उदाहरण, इस देश के इतिहास को जिन्होंने लिखा, अंग्रेज मैक्स मूलर। 1868 में मैक्स मूलर ने अपने मित्र को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने एक बहुत स्पष्ट लिखा, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड, भारत को हमने एक बार जीता है। ये जो हमने जीता है वो व्यापार के माध्यम से जीता, सत्ता के माध्यम से जीता है। भारत को एक बार पुनः जीतने की आवश्यकता है। इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड बट शी शुड कॉन्कर्ड अगेन and she should conquer again. Second conquered should be throughout education. हमने भारत को एक बार जीता है, परंतु इसको दोबारा जीतने की आवश्यकता है और ये पूर्ण रूप से भारत को जीतने के लिए जो माध्यम हमको बनाना है वह शिक्षा को बनाना है। ये मैक्स मूलर ने बहुत स्पष्ट 1868 में यह पत्र लिखा। ऐसा ही एक दूसरा अंग्रेज अधिकारी है, हम सब शिक्षा क्षेत्र के लोग जिसका नाम बहुत बार लेते हैं, लॉर्ड मेकाले। 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार इंडियन एजुकेशन पॉलिसी यह बनाई गई और उसका जो अध्यक्ष बनाया वह लॉर्ड मेकाले को बनाया। लॉर्ड मेकाले ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा कि मैं भारत में एक शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा नीति यह बनाने जा रहा हूँ, एक पॉलिसी हमने तैयार की है, वह लागू करने जा रहे हैं। और इस पॉलिसी के माध्यम से जब यहाँ की युवा पीढ़ी पढ़ेगी, लिखेगी, उसमें से तैयार होगी तो क्या होगा वह स्पष्ट उन्होंने एक लिखा। तो लॉर्ड मेका ने लिखा कि ये जो हम शिक्षा पद्धति प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसमें से जो पढ़ा लिखा भारतीय होगा, दे आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट दे आर इंग्लिश इन मॉरल, इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन इंटेलेक्ट। यानी ये जो इस पद्धति में से जो व्यक्ति निकलेगा वह रंग और रूप में भारतीय रहेगा, परंतु वह अंदर से, यानी उसका मानस, विचार करने का प्रकार, उसका सोचने का प्रकार, यह पूर्ण रूप से अभारतीय बनेगा, यानी अंग्रेज बन जाएगा। यह उन्होंने बहुत घोषित रूप से किया और इसलिए इन दोनों
व्यक्तियों के इन वाक्यों को पढ़ने के बाद में ये उनका निश्चय था, हमको क्या करना है, ये उनका कन्विक्शन था। यह शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की उनकी प्रक्रिया थी और यह सब उन्होंने प्रारंभ किया। और प्रारंभ किया यानी क्या किया, यह एक बहुत बड़ा समझने का विषय है। और इस विषय को यदि हम समझेंगे तो हमको पता लगेगा कि उन्होंने जो सबसे पहला कार्य किया शिक्षा में, उन्होंने सारे भारतीय ज्ञान को रिप्लेस करके यूरोपीय ज्ञान ये स्थापित किया। और इसके लिए उन्होंने 1854 में ही सर्वप्रथम बॉम्बे में एक यूनिवर्सिटी का प्रारंभ किया और उसके बाद में क्रमशः मद्रास में और कलकत्ता में ये नई विश्वविद्यालय यह उन्होंने प्रारंभ किया। और उन सब विश्वविद्यालयों में धीरे 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 बहुत सुविचारित ढंग से भारतीय ज्ञान के स्थान पर उन्होंने यूरोपीय ज्ञान ये रिप्लेस किया, बहुत योजनाबद्ध किया। हम और आप जरा ध्यान करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले किसी भी बीए की विद्यार्थी का पुस्तक उठा के देखेंगे, चाहे वो मनोविज्ञान होगा, अर्थशास्त्र होगा, इतिहास होगा, समाज शास्त्र होता, राजनीति विज्ञान हो, भाषा विज्ञान हो, उन सब में पहले पाठ में जो भी परिभाषा है, वे परिभाषाएं किन की है, तो वे किसी न किसी अमेरिकन विद्वान की होगी, जर्मन के विद्वान की होगी, इंग्लैंड के विद्वान की होगी, रशियन की होगी, फ्रेंच वाले की होगी। कारण क्या, उन्होंने सब विषयों में यूरोपीय ज्ञान स्थापित किया। हमारे यहाँ की सब प्रकार के विषयों को उन्होंने अपने ज्ञान से और परिपूर्ण करने का प्रयत्न किया। सब विषयों की जितने भी थ्योरी है, सिद्धांत है, परिभाषा है, व्याख्या है, संकल्पनाएं, इन सब को धीरे 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 बदल करके यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वे सब सिद्धांत देने का प्रयत्न किया। और यह करने के कारण से धीरे 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 हमारे देश के इस व्यक्तियों की पढ़ी लिखी एक बहुत बड़ी टीम, फौज ये तैयार हो गई। और धीरे धीरे उनका इन सिद्धांतों के आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने का यह प्रयत्न चला। हमको ध्यान में आएगा कि इन सब के कारण से धीरे धीरे भारतीय ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय ज्ञान ये प्रतिष्ठित होना प्रारंभ हो गया। सहज रूप से हमारे सबके मन में विचार आता होगा कि जब देश आजाद हुआ तब इसको परिवर्तन करना चाहिए था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। विनोबा भावे ने 1947 में ही और एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार हम देश आजाद होते ही 14 अगस्त की रात्रि को हमने यूनियन जैक उतार करके उसके स्थान पर अपने देश का ध्वज लहराया है, तिरंगा, ठीक उसी प्रकार से 15 अगस्त 1947 को 11 बजे लगने वाले सब विद्यालयों को यदि 6 महीने के लिए हम बंद कर देते तो यह यूरोपीय ज्ञान वहीं रुक सकता था। परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा अवसर था। परंतु हम सब जानते हैं 1947 में लाल किले से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट अपना विचार रखा कि ये जो महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर इस देश के विकास की ये कल्पना नहीं की जा सकती। हम नया तंत्र लाएंगे, नए विकास की परिभाषा लगाएंगे, औद्योगिक कल कारखाने इनके स्थान इसको लेकर के और हम सब और नई रचनाएं ये खड़ी रहेंगे। ये गांधी जी के आधार पर, गांवों के आधार पर और ये भारत का विकास करना संभव नहीं है। और इसलिए यह कारण रहा है
कि 1947 में जो हम ये परिवर्तन कर सकते थे वह नहीं हुआ। हमारे देश के एक गांधीवादी विचारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द ब्यूटीफुल ट्री। उसमें एक स्पष्ट वर्णन आता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। 1850 में हमारे देश के 400 की आबादी पर एक विद्यालय की व्यवस्था थी। 1830 में हर गांव में विद्यालय था, और ये जो विद्यालय थे, ये विद्यालय समाज आधारित थे। शिक्षक उसकी सारी रचना करता था। परंतु देश आजाद होने के समय अभी हम विद्यालय और जनसंख्या का अनुपात देखते हैं तो इतने वर्षों के बाद में भी हम वह खड़ा नहीं कर पाए हैं। ये एक समझने का विषय है, और इसलिए पहला जो विषय है ये हमको समझना पड़ेगा। और ये जो भारतीय ज्ञान है, इसकी श्रेष्ठता को हम जानेंगे, मानेंगे, तभी जाकर के हम परिवर्तन ये कर सकेंगे। हम सबको ध्यान में आना चाहिए कि भारत के लोग भी दुनिया भर में गए। भारत के लोग जब दुनिया भर में गए तो वह क्या लेकर गए? एक ध्येय वाक्य लेकर गए, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। कृण्वन्तो विश्वमार्यम यानी संपूर्ण संसार को हम श्रेष्ठ बनाएंगे, यह विचार लेकर के गए। और इसलिए भारत का व्यक्ति दुनिया में सर्वत्र गया तो सारी दुनिया को उन्होंने सभ्य बनाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए ये जो प्रयत्न किया, परंतु उस प्रयत्न को कभी भी उन्होंने जबरदस्ती, तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर, राजनीतिक सत्ता के बल पर और अपने जैसा बनाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। ये एक बहुत समझने का विषय है। उन्होंने वहाँ के लोगों का मन जीता, हृदय जीता, और वहाँ हम जो जो जानते थे, हम संस्कार जानते थे, संस्कृति लेकर गए थे, कला, कारीगरी, नावें बनाना, यह लेकर गए थे, और यह दुनिया को हमने सिखाया, यानी दुनिया को हमने संस्कारित करने का प्रयत्न किया, ताकत के बल पर नहीं किया। और यह करते हुए जब दुनिया में गए तो सारी दुनिया का हृदय जीता। इसलिए भारतीय लोगों के प्रति संपूर्ण दुनिया में एक विशेष प्रकार का यह सम्मान पूरी दुनिया में। और इसलिए आज इस यूरोपीय ज्ञान में से हमारे देश की 10 पीढ़ियां ये निकल चुकी है। और इस निकलने का परिणाम क्या हुआ है? परिणाम यह हुआ है कि इन सारे विषयों को पढ़ने के बाद में आज हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी अपने देश के प्रति हीनता का बोध है, अपने महापुरुषों के प्रति हीनता का बोध है, जो एक क्योंकि अपनी श्रेष्ठ बातों का पाठ्यक्रम में न होने के कारण से उनका ज्ञान नहीं होने के कारण से किसी प्रकार का गौरव नहीं है, और गौरव नहीं होने के कारण से आज भारत की युवा पीढ़ी हीनता से ग्रस्त है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति। और इस हीनता की ग्रंथि लेकर के यह जो युवा पीढ़ी तैयार होती है, उसका परिणाम कैसा होता है? हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि भारत की जो मूल समस्या है वो क्या है। भारत सब कुछ कर सकता है, परंतु भारत ये जो हीनता की ग्रंथि, इसमें से एक बार बाहर निकल जाए तो भारत सारी दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है, सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह भारत की कुशलता है, योग्यता है, भारत की युवा पीढ़ी कर सकती है, परंतु यह नहीं है। वो अपने जीवनी में एक उदाहरण देते हैं कि मैं जब राष्ट्रपति था तो अपने देश के बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग मेरे से मिलने के लिए आते थे, और जब वे मिलने के लिए आते थे तो मेरे बैठक कक्ष में एक सुंदर संसार का मानचित्र था। ये मानचित्र देख करके और प्रत्येक व्यक्ति कहता था कि ये मानचित्र बहुत सुंदर है। मैं कहता था कि यह जो मानचित्र है ये जर्मनी की प्रेस में छपा है, ये जर्मनी की प्रेस में छपा है। यह बात सुनकर के और हमारे देश का जो बड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति से मिलने गया है, वह
एक बात बोलता था कि ये जर्मनी ने बहुत उन्नति की, जर्मनी ने बड़ी प्रगति की है, जर्मनी का क्या कहना है, जर्मनी की तकनीकी बाकी सारी बातें इनको लेकर के वह हमारे देश का बड़ा व्यक्ति धड़ाधड़ जर्मनी की प्रशंसा में 4 वाक्य बोलता था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब मैं उनको कहता था कि यह जर्मनी की प्रेस में छपा है, परंतु जरा इस चित्र के पास चलिए, हाथ पकड़ के उनको चित्र के पास में ले जाता था, तो उस चित्र में नीचे जर्मनी की प्रेस ने एक वाक्य लिखा हुआ है कि यह जो चित्र है यह हमें भारतीय सैटेलाइट ने भेजा है, यह चित्र हमें भारतीय सैटेलाइट ने भेजा है। यह सुनकर के वह देश का बड़ा व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कहता है कि आप सही कह रहे हैं, वास्तव में भारतीय सैटेलाइट ने भेजा है, यानी भारतीय सैटेलाइट ने भेजा है। यह सुनकर के भारत के उस बड़े व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, 4 प्रकार के और प्रश्न खड़े होते हैं। आश्चर्य होता है, भारत कर सकता है क्या? यह हमारी मूल समस्या है। भारत के सैटेलाइट के प्रति एक अविश्वास का भाव, और जर्मनी की प्रेस ने छापा है तो उसकी प्रशंसा, यह हमारी मूल समस्या है। और ये मूल समस्या का जो कारण है वह यह इस प्रकार का पाठ्यक्रम जो यूरोपीय ज्ञान को पढ़ते पढ़ते होता है, इसमें से यह पीढ़ी तैयार होती है। और इसलिए हम भारतीय हैं, और भारतीयता की जो श्रेष्ठ बातें हैं वह शिक्षा के साथ में जब तक नहीं आएगी तब तक यह गौरव का भाव निर्माण नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि ये जो भारतीय ज्ञान है, हम भारतीयकरण करना यानी क्या करना, तो इसका एक बहुत बड़ा जो कार्य है वह है कि जो भारतीय ज्ञान है इस ज्ञान को हमको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। वर्तमान में ये जो भारतीय ज्ञान है ये मुख्य धारा में नहीं है। मुख्य धारा यानी क्या, तो वास्तव में जिस ज्ञान को, जिन विषयों के पाठ्यक्रम को, पाठ्य वस्तु को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो सरकार के पाठ्यक्रम है, जो हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे विद्यालयों में यह जो पढ़ाया जाता है, कक्षा कक्ष में जो पढ़ाया जाता है, वह जो है वह मुख्य धारा है। उसके कारण से और मान्यता मिलती है, सरकार मान्यता देता है, समाज मान्यता देता है, और उस मान्यता के कारण से व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिलता है, उसके कारण से नौकरी मिलती है। ऐसा मिलने के कारण से वो मुख्य धारा में है। परंतु ये जो भारतीय ज्ञान है यह मुख्य धारा में नहीं है। प्रयत्न हो रहे हैं हमारे देश में, बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। हमारे देश के अनेक श्रेष्ठ लोग इस विषय पर प्रयत्न कर रहे हैं। वो कोई विद्या भारती जैसे संगठन शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्यालयों के माध्यम से, एकल विद्यालयों के माध्यम से, संस्कार केंद्रों के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद ये एकल विद्यालयों के माध्यम से, वनवासी कल्याण परिषद अपने विद्यालयों के माध्यम से, हमारे देश में रामकृष्ण मिशन, गायत्री प्रज्ञापीठ, ऐसे अनेक संगठन, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे समाज के लोग यह प्रयत्न कर रहे हैं सरकारी पाठ्यक्रम के साथ साथ में यह जो हमारा भारतीय ज्ञान है यह ज्ञान देने का है, कक्षा कक्ष के बाहर है, मुख्य धारा में नहीं है। इसलिए ये जो हमारा ज्ञान है यह कहीं न कहीं हमको मुख्य धारा में जब तक नहीं आएगा तब तक इस ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये प्रतिष्ठा लाना ये आवश्यक है। वास्तव में इस विषय पर जब हम करते हैं, एक प्रश्न पूछें कि भारत में कौन सी शिक्षा होनी चाहिए। अमेरिका में अमेरिकन है, जापान में जापानीज है, इंग्लैंड में अंग्रेजी है, तो भारत में कौन सी होनी चाहिए? सहज रूप से भारत में भारतीय शिक्षा ही होनी चाहिए। परंतु वास्तव में आज की दृष्टि में देखा जाए तो यह भारतीय शिक्षा हमारे यहाँ है नहीं। हमारे बच्चों को इन विद्यालयों में वह शिक्षा नहीं मिल रही है। हमें जो शिक्षा मिलती है वो पश्चिम की मिलती है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि ये पश्चिम की शिक्षा, उनका जीवन दर्शन, उनका ज्ञान, इसके आधार का और प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है।
हमारे यहाँ के सोशल स्टडीज पढ़ने वाले एक तीसरी चौथी के बालक पढ़ता है छोटा परिवार सुखी परिवार। ये छोटा परिवार सुखी परिवार, यह इसकी मूल कल्पना क्या है? तो यह जो पश्चिम का मूल सिद्धांत है, उनकी जो जीवन दर्शन है वो देह आधारित है, शरीर आधारित, शरीर सुख। और इसलिए उनका इस आधार पर की जो व्यवस्थाएं निर्माण होती है उसमें कमाने वाले अधिक लोगों और खाने वाले कम लोगों तो सहज रूप से सुख मिलेगा, यह उनकी थ्योरी है। उस आधार पर ये छोटा परिवार सुख का परिवार। भारतीय चिंतन है कि जो खाएगा कमाएगा वो खिलाएगा। यह भारतीय और वास्तव में सिद्धांत है, परंतु हमारे यहाँ का विद्यार्थी पढ़ते 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 इस बात को करता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। वह आज संयुक्त परिवार में रहता है, परंतु धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है इस विषय को पढ़ने के कारण से धीरे धीरे उसका एक मानस तैयार होता है, और जब वह विवाह करके अपना परिवार बसाता है तब वह चिंतन करता है कि नहीं, मेरा परिवार छोटा होना चाहिए। आप ध्यान करिए, 1975 से पहले हमारे यहाँ परिवार का सरकारी जो विज्ञापन आता था उसमें पति पत्नी के साथ में 3 बच्चे रहते थे, एक पति के पास में, एक पत्नी के पास में, एक दोनों के बीच में। 1975 के बाद में सरकारी विज्ञापन यह बदलना शुरू हुआ और यह हुआ हम दो हमारे दो। धीरे धीरे ये हमने विकास करते करते, और परिवार की कल्पना ये क्या है, तो शेर का बच्चा एक ही अच्छा। ये किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो यह जो तीसरी चौथी पढ़ते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, यह इस सिद्धांत की जब माइंड सेट होता है तब वो अपने जीवन में इस प्रकार की परिणति करते। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ विवाह ये संस्कार है, परंतु हमारे यहाँ का सोशल स्टडी पढ़ने वाला, जो समाज शास्त्र पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो क्या पढ़ता है? वह पढ़ता है पश्चिम के ज्ञान, पश्चिम के सिद्धांत के आधार पर कि विवाह ये कॉन्टेक्ट थ्योरी है। कॉन्टेक्ट थ्योरी ये क्या होती है? तो कॉन्टेक्ट में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों की अपनी अपनी शर्तें होती है। उन शर्तों के आधार पर जहां दोनों को और लाभ हानि बराबर मान करके जब समझौता होता है, जिस बात पर उनकी सहमति बनती है उसको कहते हैं, वहाँ उनके कॉन्टेक्ट होता है। और कॉन्टेक्ट जब चाहे एक पक्ष तो वह कॉन्टेक्ट तोड़ सकता है, तो इसके लिए कानून है, कॉन्टेक्ट तोड़ने के लिए सजा का प्रावधान है, उसके कुछ नियम बने हुए हैं। परंतु हम ध्यान करेंगे कि विवाह संस्कार है, ये भारतीय सिद्धांत है, भारतीय जीवन दर्शन है। और इसलिए हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति की जब शादी हो जाती थी तो पति पत्नी दोनों के लिए हमारे यहाँ जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो दंपति प्रयोग शब्द प्रयोग होता है। ये दंपति शब्द है, यह वास्तव में एक वचन है, बहुवचन नहीं है। और यह विवाह संस्कार होने के बाद में 2 जो अलग अलग व्यक्ति है वो दोनों मिलकर एकात्म हो जाते हैं, यह हमारे संस्कार है। परंतु जब वो पढ़ता है विद्यार्थी तब वो संस्कार नहीं पढ़ता है, वो कॉन्टेक्ट थ्योरी पढ़ता है। यह वास्तव में यूरोपीय ज्ञान है। यह संस्कार ये जानता है परंतु उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, यह हमको कहीं न कहीं समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ के सारे विषयों में धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल आधार बनाया। इतिहास पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इतिहास, भूगोल पढ़ेंगे, पॉलिटिकल भूगोल, बाकी विषय पढ़ेंगे वो सब पॉलिटिकल है। कारण क्या है? कारण यह है कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को यह जो राजनीति है ये उनके जीवन का आधार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे यहाँ का सामान्य व्यक्ति भी, 2 लोग जब आपस में मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं, अनपढ़ हैं भले ही, परंतु वो जब मिलते हैं तो चर्चा जो होती है वो अध्यात्म की चर्चा होती है, सत्संग की चर्चा होती है। कोई कि भाई वहाँ सत्संग हो रही है, वहाँ गए कि नहीं गए, इसकी चर्चा होती है। कुंभ कब लगने वाला है, इस बार सिंहस्थ है कि नहीं, यह चर्चा होती है। परंतु जब भी 2 ब्रिटिश किसान या व्यक्ति मिलते हैं तब चर्चा क्या होती है? कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है,
चुनाव कब हो रहे हैं, सीट डिक्लेयर हुई कि नहीं है, ये उनकी चर्चा के विषय है। और इसलिए उनका सारा आधार ये राजनीतिक है, भारत का सारा आधार ये सांस्कृतिक है। और इसलिए हमको सारे विषयों का आधार ये सांस्कृतिक बनाना चाहिए। मैं समझने के लिए 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ के किसी भी 8वीं में पढ़ने वाले बालक को यदि कहे कि भारत का नक्शा लेकर आइए, तो वो कौन सा नक्शा लाता है? वो जो नक्शा लाता है उसके नीचे लिखा हुआ है भारत राजनैतिक। ये विषय पढ़ते पढ़ते यह ऐसा होता है। वास्तव में ये राजनीतिक भारत का नक्शा ही क्यों लाता है? क्योंकि नक्शा यानी वही है। भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में भी हमको ध्यान में आएगा कि यह हम जो भूगोल पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल भूगोल पढ़ते हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। संसार के नक्शे में एक देशों को बताने के लिए कहते हैं ये पूर्व के देश है, ये पश्चिम के देश है, मध्य एशिया के मध्य पूर्व के देश है, ये मध्य पश्चिम के देश है। इन सब देशों के बारे में पढ़ते हैं। मिडल ईस्ट के देश है ना, खाड़ी के देश, ईरान, इराक, अरब, ये सारे देश। तो हमको ध्यान में आएगा कि क्या ये जो सारे देश है वो भारत के मिडल ईस्ट में है क्या? हम देखेंगे कि नहीं, मिडल ईस्ट में नहीं, वो तो भारत के पश्चिम में है। परंतु भारत का विद्यार्थी ऐसा क्यों पढ़ता है? तो इसलिए पढ़ता है क्योंकि उनको यही पढ़ाया जा रहा है कि जो इंग्लैंड के पूर्व में है वो सब पूर्व के देश, इंग्लैंड के जो पश्चिम में है वो सब और पश्चिम के देश। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का जो राज्य है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, और इसलिए उन्होंने ये जो 0 डिग्री रेखांश ग्रीनविच में तय किया है वो इंग्लैंड में तय किया। आप पर हमको ध्यान में आएगा कि ये जो एक रेखांश है दूसरी रेखांश में जब जाते हैं तो 4 मिनट का उसमें समय रहता है। समय का निर्धारण इस प्रकार से होता है। पांचजन्य में कुछ वर्षों पहले एक लेखमाला आई थी। उस लेखमाला में बहुत स्पष्ट था कि यह दुनिया में समय का निर्धारण, काल का निर्धारण ही कहाँ से होता है। तो वास्तव में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों में से जो एक ज्योतिर्लिंग है वह है महाकाल। काल यानी समय, महाकाल, काल का भी महाकाल है, वो उज्जैन है। ये उज्जैन से यह समय 0 डिग्री रेखांश क्यों नहीं है? समझदार लोग कहेंगे अरे साहब वो तो उन्होंने तय किया है, परंतु ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने तय किया है, हमने तय किया, ऐसा नहीं चलता। उसका कुछ आधार चाहिए, और ये आधार वास्तव में ज्ञान होता है, परंतु यह ज्ञान नहीं है। इसलिए सारा पॉलिटिकल भूगोल यह हमको पढ़ना पड़ता है, राजनीतिक भूगोल यह हमको पढ़ना पड़ता है। ऐसे सारे विषयों का आधार भारत में यदि होता है तो वो सांस्कृतिक होना चाहिए। इसके स्थान पर यह भारतीय, यूरोपीय, पॉलिटिकल यह हमको पढ़ना पड़ता है। और इस सब विषयों की चर्चा में से हमको कहीं न कहीं है हमारे लिए कुछ करणीय बातें। वास्तव में इस यूरोपीय ज्ञान को पढ़ते पढ़ते हमने जो प्रगति की है, उन्नति की, उसकी परिभाषा ही आजकल हमने बदल दी। वास्तव में यह प्रगति क्या है, उन्नति क्या है, इसको आजकल एक कुछ शब्द चलते हैं, ग्लोबल, मॉडर्नाइज, ये आधुनिकता और हमारी संस्कृति ये विरोधी है, इस प्रकार का एक मानस बनाता है। परंतु वास्तव में ये है नहीं, हमको समझना चाहिए। जब प्रगति हम कहते हैं तो प्रगति में क्या होता है इसको समझना। प्रगति में एक पांव जमीन पर रहता है, दूसरा पांव उठ करके आगे बढ़ता है। ये जो एक पांव जमीन में रहता है, दूसरा उठा करके आगे बढ़ते हैं, और वो जब जमीन पर रखते हैं तब दूसरा कदम उठा करके फिर आगे रखते हैं। जो कदम जमीन पर टिका हुआ है वो जड़ों से जुड़ा हुआ है, वो संस्कृति है, और जो आगे बढ़ रहा है वो वास्तव में प्रगति है। यह जो आज के समय में जो चाहिए वो सब है। परंतु हमको समझना चाहिए
कि यह प्रगति और संस्कृति ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विचार के क्षेत्र में भी कभी कभी हम कहते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी हो गई, छोटी हो गई है, तो दुनिया में जो जो कुछ विकास हो रहा है उसका ज्ञान है वो हम लिए भी नहीं लेंगे तो हमारा काम कैसे चल रहा है। विचार लेना चाहिए। हम आज नहीं, अनादिकाल से, और हमारा यह विषय रहा है, वैदिक काल से हम कहते आ रहे हैं, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। दुनिया में कहीं से भी श्रेष्ठ विचार, मंगल विचार, मानवता का कल्याण करने विचार कहीं से भी आता है, वह सब हमें स्वीकार है। परंतु उन विचारों को हमारे यहाँ की संस्कृति में, हमारे यहाँ के लोगों के स्वभाव में, हमारी प्रकृति में वो अनुकूल बैठना चाहिए। अंधानुकरण नहीं, उसको हमारे देश के अनुकूल, स्वदेशानुकूल बना करके, और उसको वह चाहे तकनीकी होगी, वह चाहे विचार होंगे, वह अन्य प्रकार का ज्ञान होगा, सबके लिए यह नियम लागू होता है। अंधानुकरण नहीं, उसको समझना, हमारे प्रकृति के अनुकूल बनाना, देशानुकूल बनाना, युगानुकूल बनाना। ये युगानुकूल, देशानुकूल बनाना वास्तव में यही भारतीयकरण है, और यह विचार और ज्ञान के संबंध में भी है। यह सब हमको स्वीकार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज हमको यह समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ का ज्ञान हमारे यहाँ के विद्यार्थियों में और जब तक नहीं होगा, तब तक वह विद्यार्थी उन ज्ञान से अनभिज्ञ रह करके जो एक गौरव देश का निर्माण होना चाहिए, अभिमान, स्वाभिमान निर्माण होना चाहिए, वो स्वाभिमान कभी भी निर्माण नहीं हो सकता। ज्ञान होना उसके लिए आवश्यक है, और यह ज्ञान अपने देश का, अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने महापुरुषों का, हमारे श्रद्धा केंद्रों का, ये सब होना चाहिए। ये सब शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा के जो मुख्य 3 काम है, ज्ञान को बढ़ाना, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करना, संस्कृति का संवाहिका शिक्षा है, और वर्तमान की सब चुनौतियों का और सामना करने के लायक उस आज के विद्यार्थी को बनाना। आज के समय में हम विचार करेंगे तो हमारी यह शिक्षा ये तीनों कार्य नहीं कर रही है, तीनों कार्य नहीं हो रहा है। और इसलिए भारतीयकरण यानी अधिष्ठान भारतीय, जीवन दर्शन भारतीय, ज्ञान भारतीय, उसके आधार पर सब विषयों का पाठ्यक्रम, और उन पाठ्यक्रम के आधार पर सारे हमारे यहाँ की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था, चाहे वो न्याय व्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, समाज जीवन चलेगा, तो उन सब भारतीय ज्ञान के अधिष्ठान पर संपूर्ण रचनाएं खड़ी करना, यह वास्तव में भारतीयकरण है। इसको समझ करके हमारे शिक्षा क्षेत्र के जो लोग हैं उन सबके लिए यह एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य ये है। ये करना, ये आज के समय में इसकी अत्यंत आवश्यकता है। ये समझ करके हम सब कार्य करें। मैं सोचता हूँ कि इस विषय की चर्चा का एक क्रियात्मक पक्ष ये भी बनना चाहिए कि इस विषय की चर्चा के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में शिक्षा को स्वायत्त बनाते हुए हम इस प्रकार की रचना संपूर्ण देश में खड़ी करेंगे। ऐसा प्रयत्न हम सबको मिलकर के करना चाहिए। यही वास्तव में भारतीयकरण है, इसको समझें। अंत में मैं अटल जी की कविता की 2 पंक्ति बोल करके अपने विषय को मैं पूर्ण कर रहा हूँ। हम अपने को पहचाने, हम अपने को पहचाने, स्वाभिमान का निश्चय ठाने, मरे हुए शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सब कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारों में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसमें हिम्मत हो, आए जिस जिसमें हिम्मत हो। वंदे मातरम।